हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी खबरों पर। दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्स को हॉर्सशू किडनी डिसीज वाले बच्चे के इलाज के लिए आवश्यक इंजेक्शन आयात करने का निर्देश दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्स से कहा कि वह किडनी से संबंधित बीमारी से जूझ रहे 4 साल के एक बच्चे के इलाज में आवश्यक इंजेक्शन को तत्काल मंगवाया जाए। हॉर्सशू किडनी नामक बीमारी में जन्म से पहले किडनी के निचले सिरे आपस में जुड़े होते हैं और यू आकार के बन जाते हैं। यह आदेश अदालत के रजिस्ट्रार जनरल को मिले एक ईमेल के आधार पर दर्ज जनहित याचिका पर आया है। याचिका में बच्चे की मां ने शिकायत की थी कि डेक्सल इंजेक्शन देश में उपलब्ध नहीं है। महिला ने शिकायत में यह भी कहा कि उसके बेटे के इलाज के लिए इंजेक्शन की तत्काल आवश्यकता है। याचिका में कहा गया है कि एम्स में महिला को नन नगरी ESIC डिस्पेंसरी से इंजेक्शन लाने को भेजा था क्योंकि बच्चे के पिता कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना के लाभार्थी हैं। हालांकि डिस्पेंसरी ने उन्हें यह कहते हुए एम्स वापस भेज दिया कि इंजेक्शन खरीदा नहीं जा सकता क्योंकि यह देश में उपलब्ध ही नहीं है। आज की अगली खबर, केंद्र सरकार के 3 अस्पतालों में जल्द ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा शुरू। बोन मैरो ट्रांसप्लांट को किफ़ायती बनाने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली में अपने 3 अस्पतालों में सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई है। आज तक शहर में केवल एम्स दिल्ली में ही इसकी सुविधा और निजी अस्पतालों में इलाज की लागत बहुत अधिक है। स्वास्थ्य सेवा डायरेक्टर जनरल के कार्यालय में हाल ही में हुई एक बैठक में भाग लेने वाले एक डॉक्टर ने कहा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो सफदरजंग, RML और लेडी हार्डिंग अस्पताल में जल्द ही सेंटर शुरू होने की संभावना है। अधिकारियों ने कहा कि इन केंद्रों पर एक मरीज के लिए अधिकतम खर्च लगभग 2 लाख रुपए होगा, जो ज़्यादातर दवाओं और क्लिनिकल ट्रायल्स पर होगा, जो उन अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है। डोनर के प्रकार और स्टेम सेल के सोर्स के अनुसार निजी अस्पतालों में ट्रांसप्लांट की लागत 12 लाख से 30 लाख रुपए तक की होती है। इंडियन सोसाइटी फॉर ब्लड एंड मैरो ट्रांसप्लांटेशन के अनुसार दिल्ली NCR में लगभग 1200 बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, जिनमें हर साल कम से कम 200 एम्स में होते हैं, जबकि आवश्यकता 3200 रोगियों की होती है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मध्य भारत में पहली बार हुई DBS सर्जरी। एम्स रायपुर ने अपनी पहली डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी का आयोजन किया, जो ब्रेन पेसमेकर लगाने की एक मिनिमम इन्वेसिव न्यूरोसर्जिकल प्रक्रिया है जो पार्किंसन रोग से पीड़ित रोगियों को राहत देती है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की 42 साल की महिला पिछले 7 साल से एडवांस पार्किंसन रोग और अत्यधिक असामान्य शरीर गतिविधियों से पीड़ित थी, जिनकी एम्स रायपुर में DBS सर्जरी की। भारत में DBS सर्जरी कुछ सरकारी केंद्रों में की जाती है, जिनमें एम्स नई दिल्ली, निमहंस और SCTIMST शामिल हैं। मध्य भारत में एम्स रायपुर एकमात्र केंद्र है जहां राज्य शासित DKS PGI के सहयोग से न्यूरोसर्जरी विभाग में DBS सर्जरी की गई। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। IISc ने RT-PCR के विकल्प के तौर पर विकसित की नई तकनीक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc के रिसर्चर्स की एक टीम ने वायरस का पता लगाने के लिए एक नई तकनीक की सूचना दी, जो RT-PCR की सीमाओं और चुनौतियों को दूर करने में मदद कर सकती है। RT-PCR इबोला और SARS-CoV-2 जैसे वायरस का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टेस्ट है। थ्रोट स्वैब और ब्लड सैंपल के कुछ लेवल वायरस को DNA और RNA मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जिससे वायरस का पता लगाना कठिन हो जाता है। इसीलिए PCR का उपयोग करके DNA और RNA मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ाई जाती है। इस नए DNA को फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल द्वारा टैग किया जाता है और सैंपल में DNA या वायरल RNA का स्तर अनुमान लगाने के लिए वास्तविक समय में निगरानी की जाती है। इस सीमा को दूर करने के लिए IISc के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग से प्रियंका वलॉय और राहुल रॉय ने RPA नामक एक वैकल्पिक विधि का उपयोग किया, जिसमें सभी प्रतिक्रियाएं रूम टेम्परेचर के करीब होती हैं। उन्होंने QERPA नामक एक नई विधि विकसित की, जो वास्तविक समय की आवश्यकता को समाप्त करती है। QERPA के परिणाम QRT-PCR के प्राप्त परिणामों के अनुरूप थे, जबकि यह तेज और लागू करने में आसान थे। टीम को उम्मीद है कि इस विधि का इस्तेमाल दूर दराज के गांव जैसे संसाधन सीमित क्षेत्रों में डायग्नोस्टिक केंद्रों में DNA और RNA जैसे न्यूक्लिक एसिड का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। आज की अगली खबर,
ब्लड शुगर से बनाई जा सकेगी बिजली। टाइप 1 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि रोगियों को अपने ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रित करने के लिए बाहरी रूप से हार्मोन प्राप्त करना पड़ता है। आजकल यह ज़्यादातर इंसुलिन पंपों के माध्यम से किया जाता है, जो सीधे शरीर से जुड़े होते हैं। इन उपकरणों के साथ साथ पेसमेकर जैसे अन्य चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए यह विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान में मुख्य रूप से एकल उपयोग या रिचार्जेबल बैटरी से बिजली द्वारा पूरी की जाती है। बासेल में ETH, ज़ूरिक में बायोसिस्टम साइंस और इंजीनियरिंग विभाग में मार्टिन फ्यूज नेगर के नेतृत्व में रिसर्चर्स की एक टीम ने अभ्यास में एक भविष्यवादी विचार रखा है। उन्होंने एक ट्रांसप्लांट योग्य फ्यूल सेल विकसित किया है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए टिश्यू से अतिरिक्त ब्लड शुगर का उपयोग करता है। रिसर्चर्स ने कई साल पहले उनके समूह द्वारा विकसित आर्टिफिशियल बीटा सेल्स के साथ फ्यूल सेल्स को जोड़ा है। ये एक बटन के स्पर्श से इंसुलिन का उत्पादन करते हैं और पैनक्रियाज में उनके प्राकृतिक रोल मॉडल की तरह प्रभावी रूप से ब्लड शुगर के स्तर को कम करते हैं। आज हेल्थ अपडेट्स में इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष।